हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 247 क्लास 12 हिंदी मीडियम। भाई फटाफट से सभी के सभी कनेक्ट जाइए। सेशन को हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आज के इस सेशन के अंदर हम करेंगे आव्यूह का। भैया आव्यूह का होने वाला है गन शॉट, यानी कि आपके लिए ये चैप्टर पूरा का पूरा एक तरह से छोटा, कॉम्पैक्ट और बड़े धमाके के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि भाई 30 मिनट रैपिड रिवीजन, यानी कि मात्र 30 मिनट के अंदर, लगभग 30 मिनट के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम बारीकियों से समझने वाले हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे और कम समय में आप पूरे चैप्टर को बिल्कुल रिवाइज कर डालो। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हो गणित विषय का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह हम यहां पर कवर कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसको। जैसा कि मैं सबसे पहले की बात करूं तो हमारे पास इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्या क्या चीजें हैं। तो कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास है आव्यूह की भूमिका, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि आव्यूह होता क्या है, पहले तो वो जानेंगे। फिर आव्यूह के प्रकार के बारे में जानेंगे। फिर आव्यूह पर संक्रियाएं जो होती हैं वो देखेंगे। फिर आव्यूह का परिवर्त के बारे में भी जानेंगे। फिर उसके बाद हम सममित तथा विषम सममित यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वो भी जानेंगे। और उसके बाद व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं ये जानेंगे। ये कुल टॉपिक्स हैं जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ओके, तो बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर, जानते हैं, समझते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई भूमिका यानी आव्यूह होता क्या है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आव्यूह को हमेशा कैपिटल लेटर में दर्शाया जाता है। ये कैपिटल लेटर से मैं आव्यूह लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हम अवयवों को भाई कैसे रखते हैं, तो भाई पंक्ति और स्तंभ में रखते हैं। सर ये किस तरह से होता है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये आपका कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि AIJ के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या रहेगा, तो ये आपके पास रहेगा, कोई भी रहेगा, जैसे कि रो इंटू में कॉलम की फॉर्म में रहेगा। सर ये समझ में नहीं आया, क्या लिख रहे हो आप? चलो मैं बताता हूं, बिल्कुल बताते हैं। यहां पर मैं बात करूं कि AIJ क्या होता है, तो AIJ की बात की जाए तो ये आपके होते हैं क्या, इसे आप अवयव कहते हो। क्या भाई? अवयव, ठीक है। इंग्लिश में कह सकते हो एलिमेंट्स कह सकते हो। चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट्स हो गए। सर इस एलिमेंट का करें क्या, तो इस एलिमेंट को प्रदर्शित करना है, सही ढंग से लिखना है। कैसे? तो यहां पर मैं बता दूं कि अगर आपके पास ये रो इंटू कॉलम लिखा हुआ है, रो मतलब पहला वाला R जो है, R आपका पंक्ति है। मैं यहां पर लिख देता हूं अलग से, R क्या है, ये पंक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। और C होता है ये स्तंभ को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब ये पंक्ति और स्तंभ है क्या सर, तो यहाँ पर जानते हैं बिल्कुल। जैसे कि मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास एक आव्यूह जो दिया हुआ है, उसके अंदर मैं कहता हूँ कि भैया ये जो है वो 2/3 का है। यानी कि अगर मैं मान लूँ कि R, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब R का मान 2 है और C का मान 3 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, C का मान 3 है, उस कंडीशन में क्या होगा। तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि भाई हमारे पास 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है। 2 पंक्ति का मतलब ये हो रहा है कि भाई यहां पर 1 2 3 1 2 3, यानी इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। देखो 2 पंक्तियां हैं और 1 स्तंभ, 2 स्तंभ और 3 स्तंभ है, ये चीज आपको देखने को मिल रहा है। अर्थात मैं यहाँ पर फाइनली इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला अवयव ये जो दिख रहा है, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में प्रदर्शित है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा। क्या भाई? 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट की हम बात करेंगे कि ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास A12 हो जाएगा और ये A13 हो जाएगा। इसकी बात करें तो A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा और ये A23 हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो पहले वाला है, यानी 1 की बात करें, पहले वाला जो है, जो पहले वाला जो 2 लिखा हुआ है, ये आपका आ रहा है पंक्ति, ठीक है। ये क्या है, R, तो पंक्ति की कुल संख्या, पंक्ति की कुल संख्या में लिख देता हूं यहां पर कि कुल संख्या की बात करें, कुल संख्या हम यहां पर लिख सकते हैं। यहां पर स्तंभ की कुल संख्या है, ठीक है। और यहां पर मैं बात करूं कि I जो है, I का मतलब क्या हो रहा है, तो I की बात करें तो ये है भाई, I की बात करें ये पंक्ति है, सिर्फ पंक्ति कह रहे हैं, यानी कि पहली पंक्ति I का मान 1 रहा तो पहली पंक्ति, I का मान 2 रहा तो दूसरी पंक्ति, 3 रहा तो तीसरी पंक्ति, ऐसे आपके पास है। वहीं पर मैं J की बात करूं तो ये क्या आएगा, J आपके पास आ रहा है भाई स्तंभ, ठीक है। ये स्तंभ आपके पास आ रहा है। अर्थात मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कोई भी, अगर मैं एक अवयव देखता हूँ कि मेरे पास लिखा हुआ है भाई क्या, A23 लिखा हुआ है, अर्थात क्या हो रहा है, ये दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में रखा हुआ है, यानी कि ये एक इसका एड्रेस बता रहा है। यानी कि आव्यूह के अंदर जो भी अवयव रहेगा, ये जो आव्यूह पूरा, उसके अंदर जो अवयव है बहुत सारे, कोई भी अवयव आप पकड़ के लाते हो उसका एड्रेस नीचे सॉरी भाई क्या है कि इसके अंदर कोई भी आव्यूह जो आप पकड़ के लाओगे तो वो आव्यूह के नीचे यहाँ पर ये एड्रेस लिखा रहेगा, यानी कि IJ जो होता है उसका एड्रेस देता है। एड्रेस कैसे, तो भाई 2 मतलब पहला वाला क्या होता है, पहली वाली पंक्ति होती है, तो ये दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में बैठा हुआ है। भाई दूसरी पंक्ति मतलब ये आप देख पा रहे हो कि भाई इसे कहेंगे ये पहली पंक्ति है और ये आपकी क्या है, तो ये दूसरी पंक्ति है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये कितना आ रहा है, तो ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है,
ठीक है, ये आप देख पा रहे हो ना, आर जो था वो पंक्ति थी और सी जो स्तंभ था। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर मैं 2 3 की बात करता हूँ, यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति कौन सी है? तो ये वाली दूसरी पंक्ति है। तीसरा स्तंभ तो ये वाला है, यानी दूसरी पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है। कौन सा वाला कट रहा है? तो ये वाला, अर्थात ये A23 का ही की ही बात कर रहा है। यानी कि ये जो नीचे 2 3 लिखा हुआ है ना, ये उसका अपना एड्रेस बता रहा है, यानी अवयव जो भी है उनका एड्रेस बता रहा है। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमने जाना कि भैया है क्या अवयव। अवयव एक तरह से अवयवों को हम प्रदर्शित कर रहे हैं एक आयत के आकार में, ठीक है। आयत के आकार में आप बोलोगे सर वर्ग भी होता है, तो भैया वर्ग भी एक आयत होता है, ध्यान रखना, ठीक है भैया। इसमें मैं देख पा रहा हूँ पंक्ति और स्तंभ के अकॉर्डिंग यहाँ पर अरेंज किया गया है, ठीक है। इस तरह से इनके जो भी अवयव है उनको प्रदर्शित किया गया है, इसलिए इसे हम कहते हैं अवयव, ठीक है। अवयव कहा जाता है। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, डन, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि पहले हम देखेंगे इसकी कोटि क्या होती है वो जानेंगे, फिर इसके प्रकार क्या होते हैं, फिर अवयव में समानता क्या होती है, इन सभी को हम जानने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी एक अवयव दिया हुआ है, मैं फर्स्ट वाले इसकी बात करूं, कोई भी अगर अवयव आपके पास दिया हुआ है, ए अवयव दे रखा है, जिसमें हमें पता है ये AIJ की फॉर्म में रहेगा, ठीक है, और इसके अंदर ये रो और कॉलम रहेगा, यानी कुछ बाय कितने का रहेगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर रो इंटू कॉलम मैंने लिखा है, ठीक है, R गुणे में C लिखा है, यानी कि पंक्ति गुणे में स्तंभ लिखा है, तो ये R और C ही इसमें क्या है, कोटि कहलाएगी। यानी कि इसके अकॉर्डिंग कोटि कितनी होगी, तो कोटि की अगर बात की जाए तो ये आपके पास R गुणे में C आ जाएगा। क्या भाई? R गुणे में C कोटि हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, एकदम डन, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। तो ये इसकी कोटि हो गई है। उसके बाद हम बात करेंगे अवयव के प्रकार के बारे में, प्रकार क्या हो रहा है। अच्छा, इस कोटि को एक बार मैं और लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है भाई। ये क्या लिखा है? ABCDEFGHIJKL, भाई ये लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ इसकी कोटि क्या होगी। तो इसकी कोटि हम देख पा रहे हैं, 3 तो पंक्तियां हैं इसकी, भाई 3 पंक्तियां हैं, और स्तंभ कितने हैं? तो 1 2 3 4 स्तंभ हैं। तो इस कंडीशन में इसकी कोटि क्या हो जाएगी? इसकी कोटि की बात की तो ये आपका हो जाएगा 3/4 का हो जाएगा। भाई कोटि क्या हो जाएगी? 3/4 का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, एकदम डन। हाँ जी भाई, बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं आगे क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अवयव के प्रकार के बारे में। तो अवयव के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले हम स्तंभ अवयव की बात करें, यानी कि ऐसा अवयव जिसमें एक स्तंभ ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपने देखा ABC लिखा है, यानी कि इसके अंदर आप देख पा रहे हो 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है। यानी कि एक चीज का याद रखना कि भाई स्तंभ की बात करें, अगर स्तंभ अवयव है तो स्तंभ अवयव के अंदर भाई इसी के अंदर क्या होता है, स्तंभ जो होता है ये एक होता है, ठीक है। स्तंभ एक होता है, ध्यान रखना, एक ही स्तंभ रहेगा। अगर एक ही स्तंभ होता है तो उसे स्तंभ अवयव कहेंगे। वैसे ही हम बात करें पंक्ति अवयव की बात करें, यानी कि रो मैट्रिक्स की बात करें, तो इसमें भी मैंने ABC लिखा है। इसके अंदर आप देख पा रहे हो 1 गुणे में 3 लिखा हुआ है, 1 पंक्ति और 3 स्तंभ है, ठीक है। इसका मतलब मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, तो इसमें क्या होगा, तो पंक्ति अवयव में पंक्ति हमेशा एक रहेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो भैया इसके अंदर पंक्ति जो रहेगी ये एक रहेगी। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ग अवयव की बात करेंगे। वर्ग अवयव क्या होने वाला है, तो वर्ग अवयव की अगर मैं बात करता हूं तो वर्ग अवयव के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी जो अवयव आपके पास रहेगा, कोई भी अवयव जो आपके पास रहेगा, इसके अंदर रो इंटू में कॉलम रहता है। अब इसकी बात करता हूं, अगर कभी भी पंक्ति और स्तंभ बराबर हो जाएं, भाई क्या हो रहा है, पंक्ति और स्तंभ अगर बराबर हो जाएं तो उसे ही हम कहते हैं, भाई पंक्ति और स्तंभ अगर बराबर हो गया तो उसे ही हम एक वर्ग अवयव कहते हैं। इतनी बात भी कंफर्म, ठीक है, एकदम डन, ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट पर, विकर्ण अवयव की बात करें। विकर्ण अवयव कैसा होता है, तो विकर्ण अवयव की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से मैं आपको बता दूं कि विकर्ण अवयव जो आपके पास होगा, ऐसा अवयव जिसके अंदर सिर्फ विकर्ण में ही अवयव रहेंगे। विकर्ण भी कौन सा, ये वाला विकर्ण, इधर वाला विकर्ण मत कर देना कभी, ठीक है। ये मैंने लिखा A00B लिख दिया, तो ये एक विकर्ण अवयव हो गया, क्योंकि इसके सिर्फ एक विकर्ण में ही अवयव है। अगर आपको इधर के विकर्ण में अवयव दिखे ये 0 हो जाए तो भैया वो गलत हो जाता है, वो आपका पंक्ति विकर्ण अवयव नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि भाई अदिश अवयव की बात की जाए, तो अदिश अवयव की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर एक चीज का याद रखना कि भाई ये अदिश अवयव भी विकर्ण का ही भाई है, लेकिन थोड़ा सा और कहते हैं ना स्पेसिफिक भाई, कैसे है, तो यानी कि हम बात करें स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम रहेंगे यहाँ पर। यानी कि अगर कोई भी विकर्ण अवयव आपको दिखे जिसके दोनों ही अवयव सेम हो जाएं तो उसे हम कहते हैं अदिश अवयव। इतनी बात क्लियर, ठीक है, डन। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट आता है तत्समक अवयव की बात करते हैं। तत्समक अवयव की अगर बात की जाए तो यहां पर आप देखोगे इस अवयव के अंदर कि भाई इस अवयव के अंदर भी विकर्ण में ही अवयव रहते हैं, लेकिन और स्पेसिफिक हो जाएगा, और ज्यादा कहते हैं इकलौता हो जाएगा। कैसा वाला,
तो याद रखना कि भाई इसके अंदर 1001 होगा, यानी इसमें जो विकर्ण होता है उसमें एक एक ही होना चाहिए हमेशा। अगर दोनों एक हो गए तो ही आप इसे कहोगे विकर्ण अवयव। अगर इन दोनों एक के अलावा कुछ और रहे, भाई दो दो हो गए, ठीक है, तो आप उसे क्या कहोगे, तो उसे अदिश अवयव कहोगे, स्केलर मैट्रिक्स कहोगे, ठीक है। अगर दो तीन हो गए तो वो आपका विकर्ण अवयव रहेगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं शून्य अवयव। शून्य अवयव में ज़्यादा कुछ है नहीं। शून्य अवयव अर्थात ऐसा अवयव जिसमें सब कुछ शून्य हो जाए। भैया सब कुछ शून्य हो जाए उसे शून्य अवयव कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये कुछ टाइप्स थे आपके मैट्रिक्स के यानी कि अवयव के, जो कि आपको पता होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अब हम देखने वाले हैं अवयव पर संक्रियाओं की बात कर रहे हैं। संक्रियाओं के मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट है संक्रियाओं में हम देखने वाले हैं, वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम अवयव के योग के बारे में बात करेंगे कि योग कैसे होता है, दो अवयव जो है उसको जोड़ा कैसे जाता है, 2 3 4 अवयव जोड़ते कैसे हैं। उसके बाद अवयव के अदिश के साथ गुणन कैसे होता है, योग के गुणधर्म क्या होते हैं, अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म क्या होते हैं, फिर अवयव के गुणन किस प्रकार से होते हैं और अवयव के गुणन के गुणधर्म क्या होते हैं, वो चीज़, ये सारे प्रॉपर्टीज हम जानने वाले हैं। डन, चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें एडिशन की बात करें, यानी कि जब हम दो अवयव को जोड़ते हैं तो किस प्रकार से जुड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास मान लो कि एक ए अवयव दिया हुआ है, ठीक है, ये ए अवयव क्या चीज़ दे रखा है, ये ए बी है और सी डी है, ठीक है, और ये बी अवयव आपको दे रखा है वो क्या है, ये ई एफ और जी एच दिया हुआ है। अगर मैं दोनों को जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं दोनों को जोड़ना चाहता हूँ ए प्लस में बी, तो क्या होगा, तो इसके प्रत्येक अवयव, पहला अवयव पहले से जुड़ेगा यानी कि ए प्लस में ई आ जाएगा, दूसरा दूसरे से जुड़ेगा तो यानी बी प्लस में एफ आ जाएगा और सी प्लस में जी आ जाएगा और डी प्लस में एच आ जाएगा। इस प्रकार से ये सभी का एडिशन होता है, जोड़ा जाता है। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट जो कि आपको पता होना चाहिए, दो अवयव की कोटि समान होगी तब ही वह जुड़ पाएगा, तब ही वह जुड़ पाएगा, ठीक है भाई। अगर कोई भी दो अवयव है, ठीक, कोई भी दो अवयव है, वो अगर समान कोटि के रहे तभी जुड़ पाएगा, अदरवाइज नहीं जुड़ पाएगा। जैसे कि मैं इसकी बात करूं तो ये आपका 2x2 का था, ये भी 2x2 का था, यानी इन दोनों की कोटियां एक जैसी थी इसलिए हमने जोड़ दिया, ठीक है। अगर आप एक सी वेक्टर, सी अवयव लेते हो, ए बी सी डी ई एफ, आप सोच रहे हो कि इसको अगर मैं ए में जोड़ दूं तो नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि इसकी कोटि और इसकी कोटि अलग है, ये जुड़ना संभव ही नहीं है। क्या भाई, जुड़ना संभव ही नहीं है। जैसे कि मैंने कहा ये सी है तो ए प्लस सी, ये क्या होगा, इसको आप लिख दोगे परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। इतनी बात कंफर्म, ठीक है भाई। ए प्लस सी जो होता है वो परिभाषित होगा ही नहीं, ये बात का ध्यान रखना। डन डन डन, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके है, ठीक है, बिल्कुल डन है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये भी बात बिल्कुल क्लियर होती है, ये बात बिल्कुल क्लियर होती है। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये तो एडिशन की बात होगी, जोड़ने की बात होगी कि जोड़ता कैसे है, योग कैसे होता है। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें अवयव के अदिश गुणन की बात करते हैं। अदिश गुणन किस प्रकार से होता है भाई। अदिश गुणन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कोई भी अवयव जो होता है उसमें, जैसे कि मैंने कहा ए अवयव आपके पास दिया हुआ है, जो कि आपके पास क्या है, ये आ गया ए बी सी और डी दे रखा है, चलो ठीक है। अगर मैं सोचता हूं कोई अदिश के साथ इसको गुणा करूं, यानी कि लैम्डा के साथ मैंने ए को गुणा कर दिया, कोई भी कांस्टेंट नंबर के साथ गुणा कर दिया, तो गुणा करने के बाद ये इसके सभी अवयव के साथ गुणा हो जाता है, यानी कि ये लैम्डा ए हो जाएगा, लैम्डा बी हो जाएगा, लैम्डा सी हो जाएगा और लैम्डा डी हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी के सामने लैम्डा ए आ चुका है। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम डन है। हाँ जी भाई, बिल्कुल बात क्लियर, ठीक है, डन डन डन, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भाई अवयवों के योग के गुणधर्म की बात करें। योग के जो गुणधर्म होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहीं पर जो योग था ना आपका, योग के साथ अगर आप इसमें कहते हो घटा करने की बात करते हो तब भी सेम कंडीशन चलती है, यानी कि प्लस है तो सब में प्लस हो गया, माइनस होगा तो सब में माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और ये क्या है, इसमें हम देख पर अवयव की कोटि में समान होगा तभी वह जुड़ पाएगा, यानी कि उसका योग हो पाएगा। वैसे वो घट भी तभी पाएगा जब समान कोटि रहेगा, ठीक है।
भाई ये चीज़ का ध्यान रखना। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करें तो क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि अगर आप ए वेक्टर ए आव्यूह में बी को जोड़ो या फिर बी में ए को जोड़ो, बात एक ही होती है। अगर कोई भी चीज़ इस प्रकार के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ए बी और बी ए सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं वो आपका क्रम विनिमय नियम को सेटिस्फाई कर रहा है। इतनी बात क्लियर। कम्यूटेटिव लॉ जो होता है उसको फॉलो कर रहा है। फिर साहचर्य नियम की बात की तो इसका मतलब ये होता है कि ए प्लस बी जो होता है और प्लस में सी होता है, ये आपका ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। सर ये तो सेम लिख दिया, तो कोई बात नहीं, थोड़ा अलग करते हैं। ये कर दिया हमने और ये कर दिया, ठीक है। यानी कि अगर एसोसिएटिव लॉ यानी कि साहचर्य नियम को प्रदर्शित करना है तो उसके लिए करना क्या होगा, ए के साथ प्लस करना है बी प्लस सी और ए बी को प्लस करना है सी के साथ, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आप फॉलो करते हो तब आप कहोगे कि हाँ भैया वो साहचर्य नियम को प्रदर्शित कर रहा है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम डन, ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं योग जो है वो इन दोनों नियमों को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड की बात करें, योग के तत्समक की बात करें। तत्समक का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा आव्यूह जिसको अगर मैं ए आव्यूह के अंदर जोड़ूं, यानी कि योग करना है। योग का तत्समक का मतलब, तत्समक मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप यहां पर देख पा रहे हो इस तत्समक के अंदर अगर मैं ए में 0 को जोड़ूं, शून्य आव्यूह को, या तो ए ही आएगा, या फिर शून्य को ए में जोड़ो तो भी ए ही आएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो आपका तत्समक है, ठीक है, ये तत्समक क्या हो गया, तो ये तत्समक आपका शून्य आव्यूह हो गया। ये तत्समक क्या हो गया, तो शून्य आव्यूह बन चुका है शून्य आव्यूह है, ठीक है भाई। तत्समक जो है वो शून्य आव्यूह बन चुका है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डन, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व की बात कीजिए। प्रतिलोम, भाई कोई भी आपका योग जो होता है उसके प्रतिलोम की बात करें, यानी कि हम बात करते हैं उसके इन्वर्स की, तो इन्वर्स किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो प्रतिलोम के नियम का मतलब ये होता है कि ऐसा नियम जिसके अंदर अगर मैं इसको योग करता हूं तो वो शून्य हो जाए। अर्थात मैं ये कहूंगा कि भाई अगर मैं ए के अंदर मैं जोड़ता हूं -a को तो भैया शून्य हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब मैं कह सकता हूं ए का प्रतिलोम जो है, ए के योग का प्रतिलोम जो है ये आपका -a होगा। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ये भी मुद्दा डन होता है, बिल्कुल डन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है आव्यूह के अदिश गुणन के गुणधर्म की बात कर रहे हैं। ये बात हमने कर ली थी भाई, अदिश गुणा किस प्रकार से हो रहा है। तो अदिश के गुणा की बात की जाए तो ए में अगर आप कोई भी लैम्डा गुणा करो, ठीक है, या फिर लैम्डा में ए में लैम्डा गुणा करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ, ये गुणे वाले अदिश गुणन के बारे में बता चुका हूँ। नेक्स्ट आता है आपके पास, अच्छा ये अदिश है क्या है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आव्यूह के अदिश गुणन की जगह पर 2 आव्यूह, इसकी जगह पर मैं अब आपको बता देता हूँ मैं। चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ। एक और कॉन्सेप्ट आपके पास है, 2 आव्यूह के गुणन की बात करते हैं। 2 आव्यूह का गुणन, 2 आव्यूह जो होते हैं उसका गुणा किस प्रकार से किया जाएगा उसकी हम बात करते हैं। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी एक आव्यूह, ए आपके पास आव्यूह है, ठीक है, जो कि m गुणे n का है, ठीक है, और b आव्यूह आपके पास क्या है, जो कि आपके पास, इसको मैं mn की जगह पर लिख देता हूँ, r1c1 है, और ये क्या है, तो ये r2c2 का है, ठीक है, ये बात आपको दे रखी है। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, तो पहली बात पॉइंट ये आता है ab संभव तब है, यानी इसका गुणा संभव कब है, संभव तब होगा जब आपका C1 R2 के बराबर होगा, जब C1 जो है R2 के बराबर होगा, ठीक है, तभी इनका गुणा संभव होगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि AB की कोटि अगर मान लो गुणा हो गया तो उसके बाद AB की कोटि की बात की जाए, AB की कोटि की अगर बात की जाए तो कोटि क्या होगी, तो AB की कोटि क्या होगा, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं कि भाई हम कह सकते हैं भाई इसकी कोटि जो होगी वो R1 इंटू में C2 होगा, भाई ये होगा, ठीक है, ये होगा। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम डन, ठीक है। AB की जो कोटि होगी वो R1 इंटू में C2 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ये बात भी क्लियर होती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि गुणा किस प्रकार से हो रहा है। तो जैसे कि आपके पास कोई भी A आव्यूह दे रखा है, ये A B और C और D दे रखा है, और B आव्यूह दे रखा है क्या भाई, ये E F G H दे रखा है। तो इसको गुणा करने के लिए क्या है, तो AB को जब मैं गुणा करता हूँ तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं AB जो है वो A को E से गुणा करेंगे तो ये AE हो जाएगा, फिर B को G से करेंगे प्लस में BG हो जाएगा, ये प्लस जाता है, यानी पहला पहले से गुणा, दूसरे से गुणा और दोनों के बीच में प्लस। सेम इस पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो A को F से किया जाएगा, फिर प्लस में B को H से किया जाएगा, ये आ गया।
नेक्स्ट नीचे सी डी को इससे करेंगे तो सी को ई से करेंगे, फिर प्लस में डी को जी से करेंगे, फिर उसके बाद इसी को इससे करेंगे तो सी को एफ से करेंगे, फिर भाई डी को एच से करेंगे। भाई ये आप सभी के सामने आ चुका है ए बी। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है डन। भैया ए बी आप सभी के सामने आ चुका है। इस प्रकार से गुणा करना है, इस प्रकार से सभी गुणा होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रांसपोज और मैट्रिक्स की बात करेंगे, यानी कि आव्यूह के परिवर्त की बात करेंगे। तो परिवर्त में जाना ज़्यादा कुछ खास बात है नहीं, वैसे कहते हैं इसको करने का प्रोसेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ध्यान रखना। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैं इतनी थ्योरी ना पढ़ाकर सीधे सीधे बताऊं कि एक ए आव्यूह है जो कि आपको दिया हुआ है भाई इस प्रकार से, ए बी सी दे रखा है और डी ई एफ दे रखा है। भाई ये आपको दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर मैं चाहता हूं कि इसका परिवर्त ज्ञात करना है, तो भाई ए का परिवर्त जो होता है, ए का परिवर्त ये बराबर होता है इस प्रकार से, ए ट्रांसपोज ऐसे लिख सकते हो, भाई इंग्लिश में ट्रांसपोज है इसलिए हमने टी लिखा है, या फिर आप इसको ए के ऊपर बार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये निकलता कैसे है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, यानी कि आप यहां पर देख पा रहे हो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनेगा, यानी ए बी और सी हो जाएगा, भाई ये ए बी सी हो जाएगा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी डी ई एफ हो जाएगा, तो ये डी आ रहा है, ये ई आ रहा है और ये एफ आ रहा है। भाई ये बातें आपके सामने आ चुकी है, कोई बात नहीं, ठीक है डन। तो भाई ए का परिवर्त आप सभी के सामने बिल्कुल प्रस्तुत हो चुका है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके है, ठीक है भाई, बिल्कुल ओके है, डन 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 बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो ये तो हमने जान लिया परिवर्त कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम जानेंगे भाई परिवर्त के गुणधर्म के बारे में। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि कभी भी आप किसी भी आव्यूह का परिवर्त करो, दोबारा परिवर्त कर दो, यानी एक बार कोई आव्यूह था उसको आपने उल्टा कर दिया, फिर दोबारा उल्टा कर दिया, तो भाई वापस सीधा हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो एक के परिवर्त का परिवर्त वापस से होता है। नेक्स्ट, अगर किसी कांस्टेंट नंबर से हमने गुणा कर दिया, कोई अचर संख्या से गुणा किया है, तो उस कंडीशन में अगर मैं उसका परिवर्त निकाल रहा हूँ तो अचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाहर ही रहेगा, बस ए का परिवर्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ए प्लस बी आपके पास रहता है, उसका परिवर्त निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं भैया, अलग अलग दोनों को परिवर्त निकाल कर जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, गुणे में ये वाला बात करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात है। यहाँ पर की बात करें तो ए बी का परिवर्त अगर है तो इसको अगर उल्टा किया जाए, मतलब इसका परिवर्त निकाला जाए, तो परिवर्त की कंडीशन में ये पलट जाता है, बी पहले आता है ए बाद में आता है, तो बी परिवर्त ए परिवर्त के बराबर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वाला है, ये ध्यान रखना, ओके डन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यूह की बात करें तो सम्मित आव्यूह किसे कहते हैं। सम्मित आव्यूह का मतलब होता है जब कभी कोई भी आव्यूह है उसका आप परिवर्त निकालो और वो उसी के बराबर हो जाए, भाई उसका परिवर्त निकाला और वो उसी के बराबर हो गया, तो उसे हम कहते हैं क्या भाई, सम्मित आव्यूह कहते हैं। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विषम सम्मित आव्यूह की बात करते हैं। विषम सम्मित आव्यूह क्या है, तो विषम सम्मित आव्यूह का मतलब है ये है कि अगर कोई भी आव्यूह है उसका परिवर्त उसी के नेगेटिव के बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में आप क्या कहोगे, तो ये आपका एक विषम सम्मित आव्यूह कहला रहा है और ये आपका एक सम्मित आव्यूह कहला रहा है। इतनी बात क्लियर, ठीक है डन, ओके। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट बात इसमें कि ये जो आपको कह रखा है, क्या चीज़ कह रखा है, इसका मतलब ये है कि भाई विषम सम्मित का सम्मित आव्यूह, भाई विषम सम्मित जो आव्यूह है, ठीक है, के विकर्ण हमेशा शून्य होते हैं, हमेशा शून्य होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। भाई कोई भी आपके पास विषम सम्मित आव्यूह है उसके अंदर आप देखोगे तो उसका विकर्ण हमेशा शून्य रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर अब देखो यहाँ पर मोस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, ये समझिए। क्वेश्चन में ये मतलब कॉन्सेप्ट में ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी एक ए आव्यूह दिया हुआ है, अब इसकी हेल्प से आप चाहते हो, भाई इसकी हेल्प से आप चाहते हो कि एक सम्मित आव्यूह बना दो और एक विषम सम्मित आव्यूह बना दो, ठीक है, इसकी हेल्प से। तो ये एक आव्यूह है, इसकी हेल्प से अगर आप सम्मित आव्यूह बनाना चाहते हो तो सम्मित आव्यूह कैसे होगा, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर कहते हैं भाई सम्मित आव्यूह। सम्मित आव्यूह किसकी हेल्प से बनाना है, तो भाई इस ए की हेल्प से बनाना है। तो अगर आप ए के अंदर ही उसके ट्रांसपोज को जोड़ देते हो, ए के अंदर ही उसके ट्रांसपोज को जोड़ देते हो, तो ये एक तरह का ए से बना हुआ एक सम्मित आव्यूह बन जाएगा। वही दूसरी बात मैं कहता हूं कि भाई विषम सम्मित क्या होगा, भाई विषम सम्मित की बात की जाए, विषम सम्मित आव्यूह की बात करें तो अगर मैं ए में ही घटा दूं, ए के परिवर्त को ए में ही घटा दूं तो उसे विषम सम्मित आव्यूह कहा जाएगा। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यही बात कह रहा था, ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी एक आव्यूह दे दे, उससे कहे भाई सम्मित आव्यूह बताइए, तो उसी में उसके परिवर्त को जोड़ दो, अगर कहे विषम सम्मित चाहिए तो उसी में उसके परिवर्त को घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया कह रहा है कि कोई भी एक आव्यूह जो होता है ना, वो आव्यूह उसी से बने हुए एक सम्मित आव्यूह
ठीक है, सम्मित होता है, और विषम सम्मित अवयव जो होता है, ठीक है, इन दोनों के योग के बराबर होता है। योग कैसे करेंगे, तो योग के लिए बटे में करना पड़ेगा और फिर कर देंगे। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई एक किसी वर्ग अवयव के को एक सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो भाई हाँ, कोई भी एक वर्ग अवयव उसको उसी के सम्मित और उसी के विषम सम्मित के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है डन, चलो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय कब होता है, ठीक है भाई, कोई भी अवयव व्युत्क्रमणीय कब होता है ये बात हम जानेंगे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था गुणा के बारे में, गुणा के बारे में बताया था, कहाँ गया, ये मैंने बताया था ए और बी को जब हम गुणा कर रहे थे, ठीक है भाई, ए और बी को गुणा कर रहे थे, कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ रहा था। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और मैं लिख देता हूं जिससे कि हम प्रतिलोम को भी कनेक्ट कर पाएंगे कि याद रखना ए बी जो होता है ये नॉट इक्वल टू होता है बी ए के। भाई ए बी जो होता है वो बी ए के बराबर नहीं होता, ठीक है, नॉर्मली तो नहीं होता। ओके, अब इसके बाद यहां पर हम लिखेंगे, साइड में एक नोट लिख देंगे, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए बी बी ए, ये कब होता है जब ए का प्रतिलोम जो है वो बी है और बी का प्रतिलोम जो है वो ए है, ठीक है। यानी कि अब मैं कहूंगा कि ए बी और बी ए बराबर से तब हो सकता है जब हम कहेंगे कि ए का प्रतिलोम बी है और बी का प्रतिलोम ए है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर यूज़ करूंगा और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ भाई किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई अगर कभी भी कोई भी अवयव जो है, दो अवयव जैसे ए और बी दो वर्ग अवयव हैं, वो अवयव वर्ग अवयव हैं, उन वर्ग अवयव की बात की जाए, अगर ये कॉम्बिनेशन उसमें दिख जाए कि भैया ए बी को गुणा कर रहे हो चाहे बी ए को गुणा कर रहे हो, दोनों ही आई के बराबर हो रहे हैं, भाई दोनों ही आई के बराबर हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि ए बी बी ए इक्वल टू आई है, तो ए बी का प्रतिलोम होगा या बी ए का प्रतिलोम होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कह रहे हैं, अगर ये कंडीशन आ गई तो उस कंडीशन में तो अवयव बी ए का प्रतिलोम कहलाएगा, प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम कहलाएगा, ध्यान रखना, यानी कि ए इनवर्स कहा जाएगा। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर की बात करूँ, यहीं पर हम देख पा रहे हैं कि किसी अवयव में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसा अवयव जिसका जो सारणिक होता है वो शून्य नहीं होता, ठीक है, इसका कोई आंसर आता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, उसका जो व्युत्क्रम निकलेगा वो यूनिक निकलेगा, यानी अद्वितीय निकलेगा। यानी जब भी आप किसी भी अवयव का व्युत्क्रम निकालते हो, ठीक है, और वो अवयव कौन सा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है, तभी उसका व्युत्क्रम निकलता है, ठीक है। अब बाकी मैं आपको बताऊं कि कोई भी अवयव का जब आप व्युत्क्रम निकालते हो तो उसका जो व्युत्क्रम निकलेगा वो हमेशा यूनिक होता है, यानी इकलौता होता है। यानी कि मैं यहां पर कह सकता हूं कि अगर ए का प्रतिलोम बी है तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि सी का प्रतिलोम भी बी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी एक जो है उसका प्रतिलोम सिंगल चीज होती है, कोई दूसरा उसका प्रतिलोम हो ही नहीं सकता है, ध्यान रखना, ठीक है, हो ही नहीं सकता है, ध्यान रखना। तो वही बात यहाँ पर कही गई है इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि भाई अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल यूनिक होता है। तो ये मुद्दा भी आपको याद होना चाहिए बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो भाई नेक्स्ट हम देखेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट कि अगर आप ए बी का प्रतिलोम निकालना चाहते हो तो उस कंडीशन में ये परिवर्त की तरह ही बिहेव करता है, ये पलट जाएगा और बी का प्रतिलोम और ए का प्रतिलोम गुणा में हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है डन, ओके। तो भाई ये कॉन्सेप्ट भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ओके। भाई मैं ये बता दूं कि आपके इस चैप्टर जो अवयव चैप्टर उसके सारे रूल रेगुलेशन फॉर्मूलेज में ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ तक ये बिल्कुल फिनिश होता है। इसके बाद मैं आप सभी को बता दूं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि भाई अगर आप चाहते हो हमारे पेड बैचेज के साथ जुड़ना, जिसके अंदर भाई पूरे क्लासेज जितने भी क्लासेज हैं, यानी कि आप चाहते हो कि भाई एग्ज़ाम बिल्कुल आपके सर पे आ रखे हैं और आप चाहते हो फटाफट से रिविजन हो जाए सारा, तो एक पूरा क्रैश कोर्स आप सभी के लिए यहाँ पर है, जो कि मात्र आपको मिल रहा है 499 रुपये में मिल रहा है, ठीक है भाई, 499 में आपको मात्र मिल रहा है, जो कि आपका साइंस का है या फिर आप आर्ट्स का लेना चाहते हो तो आर्ट्स का भी आपको मिल रहा है, ठीक है, जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब कुछ मिल रहा है, हर चैप्टर के हर लेक्चर सारे चैप्टर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझाए गए हैं, तो आप फटाफट से वहाँ से पढ़ कर समझ के जान सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप सभी के लिए ही है, बिल्कुल डिटेल में वहाँ पर चीज़ें मिली हुई हैं, तो वहाँ पर आप जाकर बिल्कुल परचेज कर सकते हो। इसके लिए इसकी लिंक जो होगी वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी होगी, वहाँ से आप जाकर सीधे इसको परचेज कर सकते हो, ओके। और बाकी मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप इसमें भी कुछ डिस्काउंट चाहते हो तो इसके लिए ये वाला कोड जरूर लगा लेना Y961, अगर आप ये कोड लगाते हो तो इसमें भी आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा,
ठीक है, ये कोड तो आपको हर जगह से डिस्काउंट दिलाएगा, कहीं भी कुछ भी कोर्स परचेज करते हो ये कोड लगाइए भैया, बिल्कुल कंफर्म डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सेशन को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन सेशन के साथ, इसके अगले चैप्टर के साथ। तो बने रहिए। ओके बाय, थैंक यू।